नमस्कार दोस्त। गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने चंबल नदी तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गंडक नदी, जिसका उद्गम स्थल नेपाल से है। नेपाल हिमालय, और यह पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। और अगली नदी है घाघरा नदी। इसका उद्गम स्थल है माप चाचुंगो हिमनद, और यह बिहार के छपरा में गंगा से संगम करती है। और इसकी सहायक नदियां हैं तिला, सेती, बेरी एवं शारदा। अगली नदी है कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल माउंट एवरेस्ट के उत्तर से है, और यह बिहार के भागलपुर में गंगा से मिल जाती है। और इसकी पूर्ववर्ती नदी का यह उदाहरण है, और यह मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसका अब अगली नदी है रामगंगा नदी। इसका उद्गम स्थल है गढ़वाल की पहाड़ियाँ। यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है, और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में मैदान में प्रवेश करती है। अगली नदी है दामोदर नदी। यह मुख्य सहायक नदी इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी। और इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार, और यह भ्रंश घाटी में बहती है। और हुगली में मिल जाती है यह, और इसको बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी को कहते हैं बिहार का शोक, और दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक। अगली नदी है शारदा सरयू नदी। इसका उद्गम स्थल मिलाम हिमनद है, जो कि नेपाल हिमालय है। और इसका अन्य नाम है काली चाइक। और भारत नेपाल सीमा पर यह बहती है, और नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। अगली नदी है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का यह निर्माण करती है, और पटना के पश्चिम में आरा में गंगा में मिलती है यहाँ। और गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है यहाँ। अगली नदी है महानंदा नदी। यह गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है, और इसका उद्गम स्थल है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, और पश्चिम बंगाल में गंगा से संगम करती है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम है चेमायुंगडुंग हिमनद, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है। और इसका अपवाह क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, असम। और यह बाएं तट की सहायक नदियां इसकी हैं दिबांग, जिसका अन्य नाम शिंगोंग है, और लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी है। दाएं तट की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस। और इसका अन्य नाम है, जिसको तिब्बत में कहते हैं सांगपो, और अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग या सियांग, और असम में कहते हैं इसको ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में इसको कहते हैं बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा गंगा से मिलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगली नदी है सुबनसिरी। इसका उद्गम स्थल तिब्बत क्षेत्र से है, और इसका अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम है। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियां इसकी प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखिए, ये भारत का मैप होगा। ये हो गया बंगाल की खाड़ी, और इधर हो गया अरब सागर। अब इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। प्रमुख नदियाँ हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, तापी, माही आदि, और ये ज्वारनामुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा से मान लीजिए एक नदी बह रही है, तो ये अपने साथ जो भी गाद है, बालू, रे, जो भी बहा के लाती है,
तो इसको जमाव करती रहती है, जमाव करती रहती है, तो यहाँ पे एक उथला स्थल बन जाता है। फिर यहाँ की जो भूमि है वह जमे होते होते पानी से ऊपर आ जाती है, इसी को कहते हैं डेल्टा। और ज्वारनद मुख क्या होता है, जैसे ये नदी यहाँ पे गिर रही है, ऊंचाई से गिरती है, तो यहाँ पे खड्डों का निर्माण होता है, ये इसको कहते हैं एस्चुरी, महानदी। इसका उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी है, धमतरी छत्तीसगढ़ में जो कि स्थित है। और दाएं तट की इसकी सहायक नदियां हैं जोंक, ओंग और तेल। और बाएं तट की इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव, मन और ईयो। और इसका अपवाह क्षेत्र है छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। अगली नदी है गोदावरी नदी। इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। यह नदी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगली इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उपनाम दक्षिण गंगा है। और दाएं तट की इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं प्रवरा, मुला, पेडवागो, मनेयर। यह सदृश प्रपात की रचना करती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और यह दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, मतलब भारत की। ये दाएं तट की इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। और बाएं तट की सहायक नदियां हैं भीमा, मूसी और मुनेरू। अगली नदी है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, जो कि कोडागु जिला कर्नाटक में पड़ता है। और इसके बाएं तट की सहायक नदियां हैं हेमावती, शिमसा और अर्कावती। और इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं कबिनी, भवानी, अमरावती। और यह जल प्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम है शिव समुद्रम। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और इसका अपवाह क्षेत्र में केरल में है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। अगली नदी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां। यह विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के निकट यह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और यह पश्चिम की ओर बहती है अरब सागर में। ये अगर है ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और यह ज्वारनदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। अगली नदी है तापी नदी। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से है। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। यह पश्चिम की ओर बहाव करती है, अरब सागर में गिरती है। और यह भी ज्वारनदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन सा है? हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी, भागलपुर, पटना। क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। यमुना के किनारे है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। कृष्णा नदी के किनारे प्रमुख शहर है विजयवाड़ा। और मूसी के किनारे है हैदराबाद। अच्छा, स्थित प्रमुख शहर तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन इनका कुछ न कुछ हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस होता है, इसी के कारण इनको ध्यान में रखा जाता है। अब गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है आपका नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी। और रामगंगा के किनारे पड़ता है बरेली। राप्ती के किनारे है गोरखपुर। सरयू के किनारे है अयोध्या। गोमती के किनारे है लखनऊ। और सिंध के किनारे है लेह। झेलम के किनारे है श्रीनगर। सतलज के किनारे है लुधियाना। साबरमती के किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर। और ताप्ती के किनारे है सूरत, बैतूल। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। और महानदी के किनारे है कटक, चंबल, कोटा, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। और छिप्रा के किनारे है उज्जैन।
और नर्मदा के किनारे है जबलपुर। भारत के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये शरावती नदी में बनता है और यह कर्नाटक में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात बनता है नर्मदा में, और यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और दूध सागर बनता है मांडवी में, जो कि गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और कपिल धारा और दुग्ध धारा ये नर्मदा में बनता है ये भी, लेकिन ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चूलिया जलप्रपात बनता है चंबल में, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। और हुंड्रू जलप्रपात बनता है स्वर्ण रेखा नदी पर, जो कि रांची अर्थात झारखंड में है। चित्रकूट बनता है इंद्रावती में, जो कि छत्तीसगढ़ बस्तर में स्थित है। जोग गरसोप्पा शरावती, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। और कुंचिकाल वराही, जो कि कर्नाटक शिमोगा में स्थित है। अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें और उनकी स्थिति। वेम्बनाड और अष्टमुडी कहाँ पे स्थित है? केरल में। चिल्का झील है उड़ीसा में। वुलर है जम्मू और कश्मीर में। पुष्कर है राजस्थान अर्थात अजमेर में। सांभर है राजस्थान में। लोकटक झील है मणिपुर में। और गुलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। और पेरियार झील है केरल में। चिल्का है उड़ीसा में। और डिडवाना है राजस्थान में। इस प्रकार अन्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जिनसे सिंचाई परियोजना या फिर अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। यह सरदार सरोवर परियोजना है, यह नर्मदा नदी में स्थित है, जो कि गुजरात में है। भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर अवस्थित है और यह हिमाचल प्रदेश में है। और शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जो कि कावेरी नदी पे है और यह कर्नाटक में अवस्थित है। और नागार्जुन सागर परियोजना है, जो कि कृष्णा नदी पर अवस्थित है और आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इडुक्की परियोजना, जो कि पेरियार में है, यह केरल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना, जो कि मयूराक्षी नदी में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा पे है और उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। पोचमाद पोचमपाद परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पे है और तेलंगाना में स्थित है। रिहंद परियोजना, जो कि रिहंद नदी पे है और उत्तर प्रदेश में है। और टिहरी परियोजना, जो कि भागीरथी नदी पे है और यह उत्तराखंड में स्थित है। चंबल परियोजना, जो कि चंबल नदी पे है, राजस्थान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा की। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? ये हमारा प्यारा भारत है ये, तो इसका ये भाग हो गया दक्षिण भाग। और पश्चिम मतलब ये जो हवाएं अरब सागर से उठती हैं, अरब सागर से मानसून जो उठ के आता है, ये इसको कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम मानसून। या हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करता है, सॉरी, अरब सागर ये और ये इधर हिंद महासागर से, दोनों तरफ से ये आर्द्रताएं ग्रहण करता है। और यह 1 जून से केरल में प्रारंभ हो जाता है। देखो ये प्यारा भारत हो गया। तो कुछ मानसून तो यहाँ से जल उठाएगा और कुछ यहाँ से उठाएगा। अब यहाँ पे पड़ता है केरल, ठीक है। तो जब यहाँ पे केरल पड़ रहा है तो ये यहीं पे हिंद महासागर भी है, तो ये हिंद महासागर से जल उठाएगा, ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% बारिश यहीं से होती है। और वर्षा जून से सितंबर तक होती है। इसकी 2 शाखाओं में विभाजन किया गया है इसको, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। हम बात करते हैं उत्तर पूर्व मानसून वर्षा की, जो कि बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है और नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा करती है। इसको लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ये हमारा प्यारा भारत का दक्षिणतम भाग है, ये है बंगाल की खाड़ी। जब ये नवंबर में लौटता हुआ मानसून कहते हैं, इधर जून से मानसून शुरू होता है, इधर सितंबर तक चलता है। उसके बाद नवंबर में इधर से लौटता हुआ मानसून ये जब आता है तो ये बंगाल की खाड़ी से जल उठाता है और यहाँ पे ये तमिलनाडु, यहाँ पे बारिश करता है। तो इसलिए नवंबर में तमिलनाडु में क्या होती है? बारिश होती है। और इसको आम्र वर्षा कहते हैं। यह आम पकने में सहायक होती है और मानसून पूर्व वर्षा इसको कहते हैं। कर्नाटक व केरल में होती है आम्र वर्षा। अब हम बात करते हैं शीतकालीन वर्षा की। यह भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यह उत्तर पश्चिम भारत में होता है। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। ये ये हाँ, ये भारत का दक्षिण। ये इधर से जो मानसून आता है
भूमध्य सागर से। इसको कहते हैं शीतकालीन वर्षा या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण जाता है। इससे उत्तर पश्चिम ये इन क्षेत्रों में बारिश होती है। यहाँ पे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सारों में। अब काल बैसाखी क्या होती है? बैसाख महीने में अरब और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवनें होती हैं, जो कि चाय, पटसन व चावल के लिए लाभदायक होते हैं। असम में इसे बारदौली छीड़ा भी कहा जाता है। किसको? काल बैसाखी को। लू लू क्या होती है? शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवन होती है। यह दिल्ली व पटना के बीच अधिक तीव्रता से चलती है। उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली यह पवन होती है, लू। अब फूल वाली बौछार क्या होती है? फूल वाली बौछार यह केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में होती है और कहवा के फूल खिलने में यह सहायक होती है, जो कि कहवा फसल के दौरान होती है। हम बात करते हैं मिट्टियों की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं काली मिट्टी की। इसका निर्माण होता है बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन से। इसमें अधिकता होती है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की। और इसका अन्य नाम है रेगुर, कपास की मिट्टी और ट्रॉपिकल चेनोजम। और इसको एक और नाम से भी जाते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी। इसमें कमी क्या क्या होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। और इसका क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यह मिट्टी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। अन्य है लैटेराइट मिट्टी। इसकी उर्वरता कम होती है। इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निच्छालन से होता है। इसमें अधिकता होती है लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की। इसमें कमी न होती है नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम एवं जैव पदार्थों की। इसका क्षेत्र है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में। भारत में जितनी भी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उन सब में हमको नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। तभी हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। अन्य मिट्टी है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। इसका विस्तार देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पे होता है। इसमें पोटास की मात्रा अधिकतम होती है और कमी होती है फास्फोरस की। उत्तरी मैदान एवं भारत की नदी घाटी में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान और दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। यह महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि है। इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की। यह जलयोजित होने पर पीली हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों की, कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं और उनकी क्या दशाएं रहती हैं। पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनों की। यहाँ पे बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और क्षेत्र पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये है हमारा प्यारा भारत। ये तो ये पश्चिमी ढाल यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे ये पाई जाती हैं। और उत्तर पूर्व क्षेत्र, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनके मुख्य वृक्ष हैं रोजवुड, महोगनी, एनी और एबनी आदि। और ये वर्ष भर हरे रहते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। हमने देखा था जो सदाबहार वर्षावन होते हैं उनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं इनमें 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्द्र पर्णपाती वन, जिनमें वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इनका क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरपद, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल और उड़ीसा। ये अगर हम मान लेते हैं, ये हमारा प्यारा भारत। ये हम्म, ये हमारा प्यारा भारत। तो उत्तर पूर्वी राज्य, ये उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, ये उत्तर पूर्वी राज्य। और हिमालय के गिरपद, ये हिमालय है यहाँ पे जो इनके पास का क्षेत्र है यहाँ पे। और पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल, यहाँ पे जो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल पाया जाता है। और उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा। प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख वृक्ष हैं सागवन, साल, शीशम, महुआ और आंवला आदि।
दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन, जिनमें 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इनका क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये हमारा प्यारा भारत है। ये प्रायद्वीपीय भारत ये हो गया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया और ये हो गया बिहार। इनमें मुख्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं तेंदू, पलाश, बेल, खैर आदि। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इनमें बारिश होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम। क्षेत्र इनका है दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और इनमें पाए जाने वाले वृक्ष हैं बबूल, खेर, खजूर, खैर और नीम, खिजड़ी, पलाश आदि। अगला चौथा है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में क्या होता है, इनका क्षेत्र है हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों पर पाए जाते हैं। इनके मुख्य पेड़ हैं, मुख्य जगह है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियां पर पाए जाने वाले वन है ये। पांचवा है वेलांची व अनूप वन। इनका विस्तार है 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। ये आर्द्र भूमियों, डेल्टाई क्षेत्रों में समुद्र द्वीपीय समूह पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं और राज्य फिर केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं उनके, और जनजातियां कौन से। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है थारू, राजी, खरवार, बुक्सा और भोटिया। बिहार में है असुर, बिरहोर, खरिया और कोरवा। झारखंड में है उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बेंग, भूमिज, खोंड और कोरवा। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोरवा, कमार, सहारिया और बैगा और बिरहोर। राजस्थान में पाई जाती हैं मीणा, भील, सहरिया, गरासिया और दमोर, पटेलिया और मंगानियर। उत्तराखंड में है भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और राजी। तमिलनाडु में है कोटा, इरूलर, पनियान, टोडा। उड़ीसा में है बिरहोर, जुआंग, बोंडो, खरिया। कर्नाटक में है कुरबा, कोराग और जेनू। गुजरात में है सिद्दी, कोतवालिया, कोलाघा। पश्चिम बंगाल में है टोटो, लोधा, बिरहोर। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है शोम्पेन, जारवा और सेंटिनली, ओंगे, ग्रेट अंडमानी। भारत की प्रमुख जनजातियां एवं उनके निवास क्षेत्र। भील पाई जाती है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में। गोंड पाई जाती है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक में। और गद्दी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। संथाल है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा में। मुंडा पाई जाती है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में पाई जाती है। जबकि कोरवा की हम बात करें तो यह झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोल जो कि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। कृषि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत का विभाजन 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में किया गया है। और मिश्रित कृषि क्या होती है, कृषि प्लस पशुपालन होता है। जैसे हम एक हमारे पास ये एक क्षेत्र है जिसको हम खेत कह सकते हैं। यहीं पे हम खेती भी कर रहे हैं और साइड में पशुपालन भी कर रहे हैं। यह पशुपालन अलग भी कर सकते हैं, बट खेती और पशुपालन एक दूसरे पर निर्भर है। जब खेती से खरपतवार या फिर घास फूस निकलता है वो पशुपालन में पशुओं के भोजन के रूप में काम आता है। और जो भोजन के और जो पशुओं के गोबर खाद निकलती है उसको हम खाद के रूप में यूज करते हैं। इसको कहते हैं मिश्रित कृषि अपशिष्ट। जरूरी नहीं। और उसको फिर कहते हैं अंतर फसली फसल क्या होती है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना, इसको कहते हैं अंतर फसली फसल। और एक मार्क होता है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। झूम कहते हैं उत्तर पूर्व भारत में, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। झूम कृषि क्या होती है कि जैसे पहले कहीं पे जंगल होता है तो लोग क्या करते हैं, वनवासी, आदिवासी, अन्य लोग भी उसको जला देते हैं। जब तक वो मिट्टी उपजाऊ रहती है तब तक वहाँ पे कृषि करते हैं और उसके बाद छोड़ के उसको अन्य जगह पे चले जाते हैं जब उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है। मणिपुर में इसको कहते हैं पामलू। छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसको कहते हैं दीपा। और मध्य प्रदेश में कहते हैं बेवर या दहिया। आंध्र प्रदेश में इसको कहा जाता है पोडू या पेंडा।
उड़ीसा में इसको कहा जाता है पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, और पश्चिमी घाट में इसको कहते हैं कुमारी, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको कहते हैं वालरे या वालतरे, और हिमालयन क्षेत्र में इसको कहते हैं खिल, और झारखंड में इसको कहते हैं कुरवा। और विश्व में झूमिंग कृषि के अन्य नाम क्या हैं? जैसे मिल्पा कहते हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको, और कोनको कहते हैं वेनेजुएला में, रोका कहते हैं ब्राजील को, और मसोले कहते हैं मध्य अफ्रीका में, और लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में, रे कहते हैं वियतनाम में। खनिज क्या है? कुछ प्रमुख तथ्य। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें होती हैं। जैसे जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं वो मुख्यतः किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं? धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनसे प्राप्त होते हैं, जिसमें ईंधन खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम औषधि चट्टानों की औषधि सैलों की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये जो खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम में कैसे बनते हैं? बहुत पहले जो अवशिष्ट जैसे कह सकते हैं पेड़ पौधे या फिर जो भी जीवाश्म थे वो दब गए, और बहुत दिनों तक वो दबे पड़े रहे, जिनके ताप दाब के कारण वो पेट्रोलियम या फिर खनिज में बदल गए। छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। अब प्रमुख खनिज संसाधन देखते हैं हम। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है खेतड़ी में लिए, खेतड़ी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, और भारतीय खान ब्यूरो नागपुर है, और भारतीय राष्ट्रीय धातुकर प्रयोगशाला जमशेदपुर बरमाइंस क्षेत्र में स्थित है, और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान के धनबाद में है, और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पे है? नागपुर में। लौह खनिज। लौह एस के कुल आरक्षित भंडारों का लाभ लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। अब लौह एस के 4 प्रकार होते हैं: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हेमेटाइट एस को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडुपा शैलों में पाया जाता है। लौह एस का प्रादेशिक वितरण। उड़ीसा मयूरभंज जनपद के गुरु महिषानी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। क्योंझोर जिले के किरुबरु, सुंदरगढ़ जिले के मालाटोली कंडाधा पहाड़ में है, और कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बूदन पहाड़ी और धारवाड़ क्षेत्र से पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी, और जगदलपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर और दुर्ग। झारखंड में नोवामुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिला, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुर्नूल, कुडुपा एवं नेल्लौर क्षेत्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में पीपलगांव, अशोला, देवलगांव और सूरजगढ़ आदि। खनिज का नाम, प्राप्ति स्थल और राज्य, किस राज्य में स्थित है? मैंगनीज पाया जाता है क्योंझर, सुंदरगढ़ और कोरापुट, कालाहांडी जो कि उड़ीसा में स्थित है। मैंगनीज अन्य महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। महाराष्ट्र में पाया जाता है भंडारा, नागपुर और दोंदवारी और टिरोडी में, और मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ, जबलपुर और देवास में भी मैंगनीज पाया जाता है। हम बात करते हैं तांबा की, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के खेतड़ी जो कि झुंझुनू जिला में सिंघाना क्षेत्र है, और खो दरीबा और देलवारा जो कि कोरोवली, दरीबा, अगुचवा में पाया जाता है, और झारखंड के सिंहभूम जिले में मोसाबानी और राखा और धोबानी तुरमडीह में पाया जाता है, और उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट जिले में देश का बृहत्तम क्षेत्र है बॉक्साइट का, और गुजरात में पाया जाता है भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला में पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो यह लोहरदगा, नेतरहाट पठार में पाया जाता है। और क्रोमाइट की बात करते हैं तो यह उड़ीसा के सुकिंदा घाटी, कटक जिला, नौसाही, क्योंझर जिला में पाया जाता है। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो यह हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिमोगा और चिकमंगलूर में पाया जाता है। अगर हम सीसा की बात करते हैं तो यह राजस्थान के उदयपुर जिले का जावार क्षेत्र है। दरीबा, राजपुरा, भीलवाड़ा, तारागढ़ पहाड़ी अजमेर में स्थित है, और जोधवास के अलवार जिले में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं जस्ता की, जो कि राजस्थान के जावार क्षेत्र, उदयपुर जिला, देश का सबसे बड़ा है। और पाली
पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। हम बात करते हैं और सिक्किम में यह पाया जाता है भोतांग क्षेत्र की। देखते हैं सोना, कोलार जिला, जिसके ऊपर केजीएफ मूवी बन चुकी है, ठीक है। और रायचूर जिला की छठी तोपुलेद्दी व बोंडली खदानें, जैसे देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित किया जाता है, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। चांदी मिलती है हमको राजस्थान के उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ की जस्ता खानों से, और कर्नाटक से हमको मिलता है कोलार तथा हट्टी की खानों से, और झारखंड से हमको मिलता है सिंहभूम और धनबाद और दुमका जिला से। कोयला को हम बात करते हैं कोयला को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के अनुसार। एंथ्रेसाइट जो कि सबसे अच्छा कोयला होता है, जिसमें कार्बन की उपस्थिति 90 से 93% तक होती है। फिर दूसरा है बिटुमिनस, जिसमें 55 से 80% तक कोयला होता है। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। फिर आता है लिग्नाइट, जिसमें 40 से 55% तक पाया जाता है कार्बन। और फिर आता है पीट, जिसमें कि 40% से कम कार्बन पाया जाता है। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला की प्राप्त होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु में किया जाता है। अब हम देखते हैं राज्य और केरला क्षेत्र कहाँ से क्या कोयला मिलता है। छत्तीसगढ़ के सोनाहट, सोहागपुर, कोरबा, तातापानी और रामकोला से हमें कोयला प्राप्त होता है। और जबकि झारखंड के रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवघर और उत्तरी कर्णपुरा से हमें कोयला प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सुहागपुर और उमरिया से भी हमें कोयला प्राप्त होता है। उड़ीसा के तलचर ईब नदी से भी प्राप्त होता है हमको। असम के मिकिर पहाड़ी और सिंगरीमारी पहाड़ियों से भी प्राप्त होता है। सिक्किम के रंगीत घाटी से प्राप्त होता है। और पश्चिम बंगाल के रानीगंज और बारजोरा बीरभूम से प्राप्त होता है। मेघालय के खासी पहाड़ियों, बापुंगा और माओलोंग, सिलिया और सिजू से भी प्राप्त होता है। तेलंगाना की गोदावरी घाटी और सिंगरेनी से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र क्या कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जगतिया एवं घोघा, जो कि गुजरात में है, और मंगमडम, आवाडी, विरुंगपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है, और बारानुरा, जो कि त्रिपुरा में है, नाहरकटिया मोरान क्षेत्र, जो कि असम में स्थित है, और बाड़मेर चरंसवाला, जो कि राजस्थान में स्थित है, नाकचिक मियाओ पुंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और कृष्णा गोदावरी का बेसिन। भारत में कच्चे तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा है गुजरात तट, तीसरा है पश्चिमी तट और चौथा है पूर्ववर्ती तट। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत की प्रमुख रिफाइनरी कौन कौन सी हैं? पहली रिफाइनरी है डिगबोई, जो कि सबसे पहले स्थापित हुई थी, असम में है ये 1901 में। दूसरी है गुवाहाटी, जो कि 1962 में स्थापित हुई थी, ये भी असम में है। तीसरी है बोइंगांव, जो कि 1979 में असम में स्थापित हुई थी। फिर है नुमालीगढ़, जो कि 1999 में असम में स्थापित हुई। फिर आती है मनाली, जो कि तमिलनाडु में स्थापित हुई थी 1969 में। फिर है नागपट्टिनम, जो कि 1993 में भी ही तमिलनाडु में स्थापित हुई थी। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र की रिफाइनरियों के बारे में। 1954 में स्थापित हुई थी मुंबई ट्रॉम्बे, और फिर 1955 में स्थापित होती है मुंबई ट्रॉम्बे। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के 1957 में स्थापित होते हैं विशाखापत्तनम, और 2001 में होता है तातीपाका। अब हम केरल की बात करते हैं तो 1966 में कोच्चि स्थापित हुई थी। और उड़ीसा की बात करते हैं 2016 में तो पारादीप स्थापित हुआ था। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 1975 में हल्दिया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि मथुरा में है रिफाइनरी, 1982 में स्थापित हुई थी। और हरियाणा में 1998 में पानीपत में स्थापित हुई थी। और बिहार में बरौनी में 1964 में स्थापित हुई थी। और कर्नाटक में 1988 में मंगलौर में स्थापित हुई थी। और गुजरात में 1965 में कोयली स्थापित हुई थी। प्रमुख इस्पात संयंत्र एवं उनकी स्थापना हम देखते हैं। भिलाई की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई थी, जो कि 1955 में रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। और राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है, इसकी स्थापना 1959 में जर्मनी की सहायता से की गई थी। दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से किए गए थे।
और बोकारो जो कि झारखंड में स्थापित है, इसकी स्थापना 1964 में रूस की सहायता से किया गया था। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियों की हम बात करते हैं। इंडाल्को जो कि कनाडा इसका सहायक देश है। इसके प्रमुख केंद्र जेके नगर पश्चिम बंगाल, मोरिस झारखंड और अल्वाय है केरल में स्थित है, जो कि 1938 में स्थापित हुई थी। हिंडाल्को जो कि 1958 में स्थापित हुई थी। इसके सहायक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि रेणुकेट उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाल्को की हम बात करते हैं, जो कि 1965 में स्थापित हुआ था, जो कि सोवियत संघ के सहायता से हुई थी। इसके इसके प्रमुख केंद्र हैं छत्तीसगढ़ और कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है, और कोयना जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम अगला देखते हैं माल्को, जो कि इटली की सहायता से 1965 में स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख केंद्र हैं चेन्नई, मैट्टूर, सलेम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिर अगली है वेदांता, जो कि 1976 में जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। फिर इनका है इनका प्रमुख केंद्र है झारसुगुडा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। फिर अगला है नाल्को, जो कि 1981 में स्थापित हुआ था फ्रांस की सहायता से। दामन जोड़ी जो कि उड़ीसा में स्थित है, और अंगुल ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है, और फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी।